हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, ये जो वीडियो है वो आज एग्रीकल्चर कौन सी क्लास 11th, ये जो आज का लेक्चर है ये हम लेकर आए हैं बच्चों जो 11th क्लास है और एग्रीकल्चर बायोलॉजी है। कौन सी बायोलॉजी है बच्चों? एग्रीकल्चर बायोलॉजी है क्लास 11th की, उसके लिए लेकर आए हैं। यानी कि इस वीडियो में हम 11th क्लास एग्रीकल्चर जो बायोलॉजी है उसमें चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीव विज्ञान, अध्याय 1 जीव विज्ञान बायोलॉजी। 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इस पार्ट में कुछ नहीं है, ये चैप्टर एक इंट्रोडक्शन है, कितनी ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, कौन कौन सी शाखा हैं, कौन कौन सी शाखाएं नहीं है, इस बारे में ये हमारा जो है ये लेक्चर होने वाला है और ये चैप्टर होने वाला है। देखिए, जीव विज्ञान इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ मैं जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि देख लिए कि हमारी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर शब्द बना है। एक तो होता है बायो या बायोस प्लस लोगोस। कितने शब्द बच्चों? दो शब्द हैं, बायोस प्लस लोगोस, ठीक है। और ये किस भाषा के हैं? तो ये ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, एक तो है बायोस और एक होता है लोगोस। यानी कि बायोस और लोगोस से मिलकर क्या शब्द बना है? बायोलॉजी शब्द बनाया गया है। बायोस का अर्थ होता है बच्चों सजीव। बायोस का अर्थ क्या होता है? सजीव। और जो लोगोस है इसका अर्थ होता है अध्ययन। इसका अर्थ क्या होता है? अध्ययन। यानी कि हम कह सकते हैं जीवों का, किसका बच्चों? जीवों का, या हम कह सकते हैं सजीवों का। या तो कह दीजिए जीवों का या कह दीजिए सजीवों का अध्ययन। यानी कि बायोलॉजी जो है उसमें जीवों का यानी कि सजीवों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसका? जीवों का या सजीवों का। अब देखिए, जीव या सजीव में कौन शामिल है? तो हम जानते हैं सारे जीव जंतु, सभी जीव जंतु इसमें शामिल किए जाते हैं, चाहे वो कोई भी कीड़े मकोड़े हों, जीव जंतु हों प्लस पौधे हों। किसको शामिल करते हैं बच्चों? सजीवों में जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। अब इसी जीव जंतु में कौन? पौधे भी क्या हो जाते हैं बच्चों? शामिल हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। मुख्यतः इसकी जो ब्रांचें हैं, मुख्यतः इसकी जो ब्रांचें हैं, कितनी ब्रांचें बच्चों? तो इसकी बायोलॉजी जो है इसकी दो ब्रांचें हैं। कितनी ब्रांचें हैं बच्चों? दो। आप जो मैंने अभी लिखा है उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बायोलॉजी जो है इसकी दो ब्रांचें हैं मुख्यतः। ब्रांच मतलब शाखाएं जो है कितनी हैं? दो शाखाएं हैं। एक तो होती है बच्चों बॉटनी, पहली जो ब्रांच है उसका नाम है बॉटनी, या हम इसी को कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या नाम देते हैं बच्चों? वनस्पति विज्ञान। और दूसरा है हमारे पास जो ब्रांच है उसको कहते हैं जूलॉजी। क्या नाम देते हैं बच्चों? जूलॉजी। और इसको हम कहते हैं प्राणी विज्ञान। क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान। और बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं बच्चों जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। तो हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है बच्चों? बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। इसकी दो ब्रांचें मेन हैं, एक तो है बॉटनी और दूसरी है हमारे पास जूलॉजी। बॉटनी वो शाखा है, बॉटनी वो शाखा है बायोलॉजी की जिसमें हम किसकी बच्चों? प्लांट्स के बारे में जानकारी करते हैं। किसकी? प्लांट्स के बारे में। और जूलॉजी वो ब्रांच है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसका? एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। किसका? एनिमल्स का। तो हमारे पास दो ब्रांचें निकल के आई हैं बायोलॉजी की। पहली है हमारे पास जूलॉजी या बॉटनी, कुछ भी ले सकते हैं। जूलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? जीव जंतुओं का, यानी कि कीड़े मकोड़ों का, एनिमल्स का। दूसरी है हमारे पास बॉटनी जिसमें हम प्लांट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहीं पर मैं इनकी बात कर लेता हूँ फादर्स की, कि कौन से ब्रांच का फादर किसे कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, बायोलॉजी जो है इनके जो अरस्तु हैं, अरस्तु या जिन्हें इंग्लिश में हम एरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है, एरिस्टोटल जो हैं वो किसके? इस जीव विज्ञान के यानी फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। क्या है ये? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे जाना जाता है? अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। इसी प्रकार अगर हम बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी के जो हैं वो थियोफ्रेस्टस। क्या नाम बच्चों? थियोफ्रेस्टस जो हैं उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी।
किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें जूलॉजी में तो अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। यानी कि 3 फादर हैं हमारे पास। कितने? 3। अरस्तु किसका है? बायोलॉजी का। फिर अरस्तु ही किसका है? जूलॉजी का। और थियोफ्रास्टस किसका है बच्चों? तो ये हो जाएगा वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का। तो टोटल तो 2 ही हैं, लेकिन तीनों के अलग अलग मैंने फादर बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर की कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। कुछ नहीं है बच्चों इस चैप्टर में, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे बच्चों, ये आपको जरूर याद होना चाहिए कौन किसका, कौन सी ब्रांच का फादर है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं, बात करते हैं हम। सबसे पहले तो जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 1 आप अगर नोट्स बनाना है तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, आप चाहें तो हम इसको और जूम भी कर सकते हैं बच्चों। 1 सेकंड रुकिए, इसको हम जूम और कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ओके। देखिए सबसे पहले है परिभाषा किसकी? जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की परिभाषा यहाँ पर दिखाई गई है। परिभाषा क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें या जिसके अंतर्गत सजीवों के उद्भव यानी कि सजीवों का अध्ययन करना है। किसका? सजीवों का, यानी लिविंग जो हैं, जो जिंदा प्राणी हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। अब सजीवों को किस किस के बारे में? एक तो उनका उद्भव यानी उनका निर्माण कैसे होता है, दूसरा उनका विकास कैसे हुआ है, उनका डेवलपमेंट के बारे में जानकारी करनी है, तीसरा लिखा हुआ है उनकी संरचना के बारे में, कैसे स्ट्रक्चर है, और उसके बाद है समस्त जैविक क्रियाएं। समस्त जैविक क्रियाओं का मतलब है कि उन प्राणियों के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे पाचन है, श्वसन है, गमन है, परिसंचरण है आदि जो है क्या है? क्रियाएं हैं। तो उनका उद्भव कैसे हुआ है, विकास कैसे होता है, संरचना और उनकी जैविक क्रियाओं आदि समस्त जैविक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। सजीवों के बारे में क्या उनका उद्भव कैसे हुआ है और उनका डेवलपमेंट कैसे होता है यानी विकास कैसे होता है, उसके बाद संरचना और समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसी को बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो है हमारे डेफिनेशन बायोलॉजी की। अब देखिए कई सारी ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, कई सारी ब्रांचेज हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ हैं। पहली है जंतु विज्ञान, जिसे कहते हैं हम जूलॉजी। अब नाम से पता चल रहा है बच्चों, पहला क्या है? जंतु विज्ञान। क्या है? जंतु विज्ञान, और इसी को हम कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों? जूलॉजी। अब देखिए हिंदी शब्द याद हो जाए अच्छी बात है, लेकिन आपको इंग्लिश जो टर्म है वो भी आपको याद करनी ही है। इंग्लिश टर्म आपको याद करनी ही है। अगर आपको आगे बहुत आगे तक जाना है और 11th में अच्छी पकड़ बनानी है तो आपको इंग्लिश टर्म जो है वो याद करनी पड़ेंगे, और करनी भी चाहिए बच्चों। तो देखिए जंतु विज्ञान पहला है हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ है। और देखिए नाम से पता चल रहा है जंतु विज्ञान जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? केवल जंतुओं का। ठीक है बच्चों, केवल जंतुओं का, इसलिए उसको क्या कह दिया? जूलॉजी या जंतु विज्ञान। क्लियर है? नाम से पता चलता है जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश टर्म याद रखेंगे जूलॉजी। फिर देखिए मैंने पहले ही बता दिया था, दूसरी ब्रांच का नाम क्या होता है बच्चों? वनस्पति विज्ञान, बॉटनी जिसे कहते हैं। तो देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। केवल जंतुओं का अध्ययन करें जूलॉजी, केवल पौधों का अध्ययन करें उसको कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी। और हिंदी में इसे जानते हैं हम वनस्पति विज्ञान के नाम से, यानी कि विज्ञान जिसमें किसका अध्ययन? वनस्पति का, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे की चर्चा करते हैं। 2 ब्रांचेज में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है बच्चों? तीसरी जो ब्रांच है उसका नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान। कौन सी विज्ञान है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब ध्यान से सुनिए, सूक्ष्म जीव जो है इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रोब्स। क्या कहा जाता है बच्चों? माइक्रोब्स। क्या कहते हैं सूक्ष्म जीवों को? माइक्रोब्स। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता वो क्या कहलाते हैं बच्चों? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो सूक्ष्म जीव वो हैं जो नग्न आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। माइक्रोब्स इंग्लिश में इनको कहा जाता है, इसलिए नाम क्या है बच्चों इसका? सूक्ष्म जीव विज्ञान का नाम हो गया हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी, जिसका
मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान वो है जिसमें किसका अध्ययन करेंगे, माइक्रोब्स का, और सूक्ष्म जीव विज्ञान को हम कह देते हैं माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि ऐसी बायोलॉजी जिसमें माइक्रोब्स का अध्ययन किया जाता है, माइक्रो जीवों का अध्ययन किया जाए, मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाए, क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानी जाती है। ठीक है बच्चों, किसका अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म जीवों का। ठीक, क्लियर बच्चों। तीसरी देखिए क्या है, इस शाखा में सूक्ष्म जीवों, अब सूक्ष्म जीव कौन कौन से, वायरस यानी कि विषाणु है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया हैं, और माइकोप्लाज्मा आदि का अध्ययन किया जाता है। वायरस है, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, इन सभी जीवों का इसमें क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आकारिकी है बच्चों, चौथी हेडिंग क्या है हमारी, आकारिकी, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मॉर्फोलॉजी। क्या नाम दिया जाता है बच्चों, मॉर्फोलॉजी। ठीक है बच्चों, अब देखो आकारिकी है, और एक पांचवा भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जिसका नाम आता है बच्चों एनाटॉमी। एनाटॉमी, एनाटॉमी या एनाटॉमी, इसे हिंदी में कहते हैं शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान। ठीक है बच्चों, या इसी को हम कह सकते हैं शारीर। क्या नाम देते हैं बच्चों इसको, इसे हम शारीर, 11th बायोलॉजी की बुक में शारीर है, या हम इसे एक और नाम दे सकते हैं शारीरिकी। क्या नाम दे सकते हैं बच्चों, शारीरिकी। तो शारीरिकी कहिए, शारीर कहिए, या शरीर रचना विज्ञान कहिए, अंग्रेजी में इसके लिए केवल एक शब्द काम का है, एनाटॉमी। ध्यान से सुनेंगे। पहला शब्द क्या है हमारे पास, आकारिकी, यानी किसका अध्ययन, आकार का। किसका अध्ययन करेंगे, आकार का। आकार कहाँ से देखोगे, बाहर से। आकार कहाँ से देखोगे, बाहर से। तो अब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बाहरी लक्षणों का अध्ययन करें, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जीव विज्ञान की इस शाखा में किसी जीव के बाह्य आकार एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। मोर्फोलॉजी में कहाँ से देखना है, बाहर से, और एनाटॉमी में अंदर से। तो बाहर से, बाहरी जो आकारिकी है या आकारिकी जो शाखा है, मॉर्फोलॉजी जिसे कहते हैं, उसमें जीव के शरीर की आकार बाहर से देखने पर बाह्य आकार और संरचना का अध्ययन किया जाता है। और इसी प्रकार जो पांचवी है शरीर रचना विज्ञान, जिसे एनाटॉमी कहते हैं, अब ये वो शाखा है जिसमें जीवों को काटकर देखा जाएगा, यानी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाएगा। देखो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आंतरिक संरचना का अध्ययन काट करके यानी विच्छेदन द्वारा किया जाता है। देखिए बच्चों, दोबारा सुन लेंगे। पहली क्या है हमारे पास, जूलॉजी, उसमें किसका अध्ययन, जंतुओं का। मेरे साथ दोहराइए एक बार, आपको याद होता चलेगा, आराम से बात कर रहे हैं। पहली है जूलॉजी जिसमें जंतुओं का, दूसरा है बॉटनी जिसमें वनस्पतियों का यानी कि पेड़ पौधों का। फिर तीसरी हमारे पास आई बच्चों सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, माइक्रोब्स का यानी कि सूक्ष्म जीवों का। दो एग्जाम्पल याद कर लो, पहला है वायरस, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद है आकारिकी, यानी कि आकार का अध्ययन करना है, किसका, आकार का। कहाँ से, बाहर से। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का या सजीवों का बाह्य आकार और संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है बच्चों, उसको कहते हैं हम आकारिकी। फिर हमारे पास आकारिकी के बाद एनाटॉमी, यानी कि इसे शारीर या शारीरिकी या शरीर रचना विज्ञान भी कहते हैं। इसमें जीवों को काट करके यानी उनका विच्छेदन कर करके क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी जीव का आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी कहलाती है। क्लियर है बच्चों। छठी देखिए, छठी यहाँ पर दी हुई है बच्चों औतिकी। क्या है, औतिकी। अब देखो इसमें नाम छुपा हुआ, औतिकी, ऊतक, लग रहा है ऐसी फीलिंग आ रही है। औतिकी में क्या छप रहा है, ऊतक, यानी कि ऊतकों का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना बच्चों, ऊतकों का। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, औतिकी को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। तो देखो हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन, औतिकी, हिस्टोलॉजी, इसमें जीवों के विभिन्न ऊतकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ टिश्यूज। स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बच्चों इतना। आगे चलते हैं हम। तो आपको यहाँ तक मैंने 6 जो हैं ब्रांचेस बता दी हैं, उसमें से कुछ आपको पहले से अच्छी तरह याद होगी बच्चों। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और हमारे पास क्या क्या दिया है आगे देखते हैं। 6 के बाद यहाँ पर 7वीं, 6 तक क्लियर है बच्चों। 7वीं है हमारे पास कोशिका विज्ञान। क्या नाम है बच्चों 7वीं ब्रांच का, कोशिका विज्ञान, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसके, साइटोलॉजी के नाम से। अब देखो सेल, किसका अध्ययन करना बच्चों, सेल का। कोशिका की संरचना, कार्य आदि का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो इसमें जीवों की कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन किया जाता है।
कोशिका, सेल, सेल से ही शब्द बना है साइटोलॉजी। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी, कोशिका को सेल कहते हैं इंग्लिश में, और इसलिए उसकी जो स्टडी है उसको हम कह देते हैं साइटोलॉजी। इसके बाद बच्चों आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। 8वीं क्या है? आनुवंशिकी, जैसे हम क्या नाम देते हैं? जेनेटिक्स। क्या नाम देते हैं बच्चों? जेनेटिक्स। 10th क्लास में आपने भरपूर पढ़ के आए इसके बारे में, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, याद आ रहा है बच्चों? आनुवंशिकी, मेंडल। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसके अंतर्गत जीवों में लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण कैसे जाते हैं, प्लस विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण किस प्रकार जाते हैं और जाते हैं, उसके साथ क्या आती हैं बच्चों? विभिन्नताएं आती हैं, वेरिएशंस आते हैं। इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकी, जेनेटिक्स कहलाता है। यानी कि जीनों के बारे में अध्ययन करना, किसी जीव की जीनों यानी कि कोशिका के अंदर जो जीन गुणसूत्र पाए जाते हैं उनके बारे में, किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन जाते हैं या लक्षण जाते हैं उनका, प्लस किस प्रकार विभिन्नताएं आती हैं, उन दोनों का अध्ययन किया जाता है, उसको जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है बच्चों। नमी क्या है हमारे पास? कार्य की। देखो एक बार में आपको सारी इंग्लिश टर्म याद हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। आप जब इनको एक बार पढ़ के दोबारा एक बार बाद में पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको याद होने के चांस ज़्यादा हैं। डायरेक्ट याद हो जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है, और आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी जल्दी याद होगा, इसमें कोई दुराई नहीं है बच्चों। ठीक। कार्य की जिसको कहते हैं बच्चों फिजियोलॉजी। कार्य की क्या है कि कोई भी जीव किस प्रकार से कार्य करता है, पेड़ पौधों के कार्य किस प्रकार करते हैं। जैसे हम फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, हम एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी में हम पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, सब चीज़ों के बारे में, सारे तंत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं प्लांट फिजियोलॉजी में यानी पादप कार्य में, तो हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करते हैं, हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, हम रेस्पिरेशन यानी श्वसन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फिजियोलॉजी कार्य की जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शरीर में संचालित सभी जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब सारी जैव प्रक्रिया कैसे काम कर रही हैं, यानी कि पूरा शरीर जो है वो किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में हम डिटेल्ड में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारी कितनी हो गई हैं? यहाँ पर हमारी 9 ब्रांचेज हो गई हैं। कौन कौन सी बच्चों? तो याद होगा आपको, पहली एक बार नाम बताएंगे। पहली देखिए सर जूलॉजी। कौन सी देखी बच्चों? जूलॉजी। दूसरी देखी हमने बॉटनी। क्या देखी बच्चों? बॉटनी। तीसरा सूक्ष्म जीवों पर पहुँच गए थे तो माइक्रोबायोलॉजी। कौन सी बच्चों? माइक्रोबायोलॉजी। फिर हमने बाहर से देखा था तो उसको कहा था मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। फिर हमने अंदर से देखा था एनाटॉमी। इंग्लिश सब याद करें आप, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और फिर मॉर्फोलॉजी, फिर एनाटॉमी। ठीक है बच्चों। फिर कोशिका थी तो कोशिका को साइटोलॉजी, क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक, तो ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। फिर 8वीं हम मेंडल पे पहुंच गए तो जेनेटिक्स। कौन सी? जेनेटिक्स। और अब लास्ट में पढ़ी है हमने नमी, जो है फिजियोलॉजी। क्या है? फिजियोलॉजी। तो इतनी हमने अब तक बात कर ली है। अब आगे चलते हैं बच्चों। ठीक, आगे चलो देखते हैं भाई। बहुत सारी ब्रांच यहाँ पर हमारे पास दी गई हैं। देखिए बच्चों 10वीं है हमारे पास, जूम कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्लियर दिखाई देना चाहिए। ठीक है भाई, देखो आराम से। एम्ब्रियोलॉजी 10th नंबर पर क्या है बच्चों? भ्रूणिकी। क्या है? भ्रूणिकी, जिसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या नाम देते हैं बच्चों? एम्ब्रियोलॉजी। नाम से पता चल रहा है भ्रूणिकी में क्या शब्द छुपा है बच्चों? भ्रूण। और भ्रूण को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, और युग्मनज जाके आगे जाके क्लीवेज यानी कि बदरन विभाजन करता है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण। ठीक है, नाम से पता चल रहा है भ्रूणिकी यानी कि भ्रूण का अध्ययन। तो देखिए इस विज्ञान की इस शाखा में युग्मक निर्माण निषेचन के बाद युग्मनज से किसका निर्माण? भ्रूण। सीधा याद रखो, युग्मनज बनता है, उसके बाद भ्रूण का जो विकास होता है, युग्मनज से भ्रूण के विकास का अध्ययन किया जाता है। किस ब्रांच में? तो एम्ब्रियोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी में किसका? एम्ब्रियो का। इसके बाद है बच्चों वर्गीकी। क्या है? 11वीं वर्गीकी। और वर्गीकी को इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों टैक्सोनॉमी। क्या नाम देते हैं? टैक्सोनॉमी। देखो खुद नाम कह रहा है वर्गीकी, वर्गीकरण करना है। क्या करना है? वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी। तो देखिए इसके अंतर्गत जीवों का समानता एवं विषमता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और इसके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत है वर्गीकरण करने का। हम आगे बात करेंगे। प्राकृतिक सिद्धांत है, कृत्रिम चयन वाले यानी कि कृत्रिम सिद्धांत भी हैं, जातिवृत्तीय सिद्धांत है। ये सिद्धांत है हमारे बुक्स में।
तो वर्गीकरण किया जाए प्लस वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं बच्चों टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण। ठीक है भाई। 10वीं एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो का अध्ययन किससे किसका, जुगमन से किसका निर्माण होता है बच्चों, एम्ब्रियो का, भ्रूण का। वर्गीकरण करना। आ जाइए अगली है बच्चों पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों इकोलॉजी। क्या नाम देते हैं, इकोलॉजी। 11th में इसी बुक में 11th एग्रीकल्चर बायो के पास इकोलॉजी चैप्टर है, चिंता ही मत करो, पढ़ेंगे पारिस्थितिकी इकोलॉजी। अब देखो किसके बारे में, पारितंत्र, इकोसिस्टम। अब आप कहोगे इकोसिस्टम किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। हमारे चारों ओर सजीव और निर्जीव है, हमारे चारों ओर सजीव और निर्जीव पदार्थ हैं या नहीं है। सजीव को हम जैविक पदार्थ कह सकते हैं और निर्जीव को हम अजैविक पदार्थ कह सकते हैं। तो अजैविक और जैविक घटकों के मिलने से एक सिस्टम, एक तंत्र बनता है, बस उसी को हम पारितंत्र कहते हैं। यानी कि हमारे चारों ओर के सजीव और निर्जीव दोनों घटक एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं और इस क्रिया के द्वारा एक पारितंत्र, एक सिस्टम बनता है, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहलाती है। तो देखिए इस शाखा में जीवों और वातावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीव जैविक पदार्थ, वातावरण अजैविक पदार्थ। तो जैविक और अजैविक पदार्थ या घटक मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। और इकोसिस्टम का अध्ययन इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। ओके। 13वां है भैया उद्विकास। क्या नाम है, उद्विकास। ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों एवोल्यूशन। क्या नाम देते हैं, एवोल्यूशन। ये 12th बायोलॉजी का चैप्टर है रियलिटी में। कौन सा, चैप्टर नंबर 7 है ओल्ड एनसीईआरटी अनुसार। क्या नाम है, एवोल्यूशन, विकास। हम कहाँ से आए, कैसे आए, कैसे बने, कौन सा जीव कब बना, इन सब का अध्ययन क्या है, बस इकोलॉजी एवोल्यूशन है। इस शाखा में हम जीवन के उद्भव कैसे बने, कहाँ से बने, उद्भव के पश्चात हुए परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस आए, और विकास का अध्ययन करते हैं। हम कैसे बने, हमारे उद्विकास का, हमारे परिवर्तन का और हमारे विकास का अध्ययन करते हैं। क्या है एवोल्यूशन, हम कैसे बने, कहाँ से बने, क्यों बने, क्यों बने। इस शाखा में हम क्या करेंगे बच्चों, हम जीवन के उद्भव के बाद, जीवन बनने के बाद क्या क्या हमें परिवर्तन हुआ है, क्या क्या हमारा डेवलपमेंट यानी विकास हुआ है, वो सब का अध्ययन करते हैं। विकास और हमारा चेंजेस क्या क्या आए हैं, यानी कि परिवर्तन जो आए हैं वो सब किस में अध्ययन करते हैं, उद्विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी कि कौन सी शाखा है ये हमारी एवोल्यूशन है, उद्विकास है। अगला देखिए बच्चों 14वें नंबर पर है कीट विज्ञान। इसको तो भली बातें जानते होंगे बच्चों आप, क्योंकि आप एग्रीकल्चर वाले हो। कीट विज्ञान इसको कहते हैं बच्चों एंटोमोलॉजी। क्या नाम देते हैं, कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी। नाम से पता चल रहा कीट विज्ञान किसका अध्ययन, कीड़े मकोड़ों का, कीटों का। देखिए कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी दिखाई दे रहा है, यहां तक क्लियर है, ठीक है, सही दिख रहा है। कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका, कीट विज्ञान में कीटों का अध्ययन किया जाता है। ओके, कंप्लीट बच्चों, ठीक है भाई, 10-14 हो गई। अगला है बच्चों 15वां जीवाश्म विज्ञान। क्या नाम है, जीवाश्म विज्ञान। देखो इंग्लिश एक बार में आपको सारी याद नहीं होने वाली है, आराम आराम से सने सने धीरे धीरे स्लोली याद करना। जीवाश्म विज्ञान इसे कहते हैं बच्चों पेलियोनोटोलॉजी, रुक जा भाई, पैलेंटोलॉजी। देखिए जीवाश्म विज्ञान 10th में ही पढ़ के आए हैं हम, एवोल्यूशन वाले पार्ट में। जीवाश्म किसे कहते हैं, जीव होते हैं, धरती उल्ट पुल्ट हुई, क्या हुई, धरती उल्ट पुल्ट, उसके कारण जीव दब गए थे और वो किसके रूप में प्राप्त होते हैं, उनके अवशेष जीवाश्म के रूप में। तो देखिए इसमें विलुप्त जीवों के जीवाश्मों यानी फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म किसे कहते हैं, वही जो जीव दब गए थे, मर गए थे, उनके आज हम खोद कर क्या निकालते हैं, जीवाश्म। जैसे बहुत से स्थानों पर किसके मिल जाते हैं, डायनासोर के जीवाश्म मिल जाते हैं। किसके बच्चों, डायनासोर के, राजस्थान के जैसलमेर जिले में मिले हैं, ठीक है। तो जीवाश्म विज्ञान पैलेंटोलॉजी किसे कहते हैं, विलुप्त जो जीव हैं उनके जीवाश्म मिल रहे हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, फॉसिल का अध्ययन करना ही कहला जाता है पैलेंटोलॉजी। अब आगे चलते हैं रोग विज्ञान। सोल भी क्या है बच्चों, रोग विज्ञान, नाम से पता चल रहा है, रोग किसका अध्ययन, रोग का। इंग्लिश में कहते हैं इसको बच्चों पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, रोग विज्ञान। ध्यान से देखेंगे जीवों में रोग कैसे होता है, कैसे बचेंगे, इन सब का। इस शाखा में जीवों के रोगों के कारण कैसे हुआ, कारक किससे हुआ,
और लक्षण क्या क्या हुआ और नियंत्रण कैसे रोकें, इन सब का अध्ययन किया जाता है। रोग का कारक क्या है, रोग का कारण क्या है, कैसे हुआ और उसका नियंत्रण एंड में कैसे करेंगे, इन सब का अध्ययन कहलाता है बच्चों पैथोलॉजी, यानी कि रोग विज्ञान। रोगों का अध्ययन, किसका अध्ययन बच्चों, कुल मिलाकर रोगों का, कैसे होता है, कारक क्या है, कारण क्या है, उनके लक्षण क्या है और उनका ट्रीटमेंट यानी कि उपचार क्या है, इस सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसको कहते हैं हम रोग विज्ञान। क्या नाम देंगे, रोग विज्ञान। ठीक है। परजीवी विज्ञान सत्र भी है बच्चों, परजीवी विज्ञान। कौन सी विज्ञान, परजीवी विज्ञान। परजीवी को क्या कहते हैं बच्चों, पैरासाइट। परजीवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरासाइट। तो नाम हो जाएगा पैरासाइटोलॉजी। क्या नाम हो जाएगा, पैरासाइटोलॉजी। ये लो भाई, पैरासाइटोलॉजी। अब देखिए परजीवी क्या होता है, परजीवी प्राणी वो होते हैं जो दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो देखिए इस शाखा में विभिन्न प्रकार के परजीवियों का अध्ययन किया, बस परजीवी विज्ञान, परजीवी का अध्ययन, पैरासाइटोलॉजी। अगला है बच्चों मत्स्य विज्ञान, इसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। ध्यान देंगे, मत्स्य विज्ञान। कौन सा विज्ञान, मत्स्य विज्ञान। इसको क्या कहते हैं, इक्थियो, अरे यार, इसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। क्या नाम देते हैं बच्चों, इक्थियोलॉजी। मत्स्य विज्ञान को थोड़ा याद रखें, अलग ये नाम इक्थियोलॉजी। मत्स्य विज्ञान नाम से बताते हैं मछलियों का, इसमें मत्स्य वर्ग के प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। सही है, मछलियों का अध्ययन, मत्स्य वर्ग के प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं मत्स्य विज्ञान। और परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैरासाइटोलॉजी, इसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। सूत्रकृमि विज्ञान, अब सूत्रकृमि को इंग्लिश में कहते हैं निमेटोड। सूत्रकृमि को इंग्लिश में कहते हैं निमेटोड। तो क्या हो जाएगा, सूत्रकृमि विज्ञान यानी निमेटोलॉजी। क्या हो जाएगा, निमेटोलॉजी, सूत्रकृमि। तो इसमें सूत्रकृमियों का अध्ययन किया, कीड़े मकोड़े होते हैं फीती के जैसे, कैसे, फीती के जैसे, बस वही है सूत्रकृमि। ठीक है, सूत्रकृमि अध्ययन हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, बाद में बैठाएंगे, 20 में 19 में खा गया यहाँ, ये लो निमेटोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान से सुने, 12th जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है, 12th की एग्रीकल्चर बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर जो 2 है वो पूरा बायोटेक्नोलॉजी है। लंबा चौड़ा पार्ट है भाई, लंबा चौड़ा पार्ट 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में, चैप्टर नंबर 2 वो पूरा क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। उसमें क्या करते हैं हम, डीएनए कैसे काटना है, डीएनए को काट के कैसे जोड़ना है, वाहक क्या है, वेक्टर क्या, मतलब दुनिया भर की चीज़ें। तो कुल मिला के क्या करना है, इसमें हम क्या करते हैं, मानव के फायदे के लिए सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं और मानव के फायदे के लिए चीज़ें बनाते हैं, बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, बियर बना रहे हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है ना। पनीर वगैरह बना रहे हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी। दोनों 12th में है, 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी में भी है और 12th की बायोलॉजी में भी है, दोनों में है बायोटेक्नोलॉजी। तो इस शाखा में सूक्ष्म जीवों एवं प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का मानव जीवन के उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, सूक्ष्म जीवों का यूज करके मानव के लिए फायदे की चीज़ें बनाना, ये होती है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, कितनी हो गई, 20। बायोटेक्नोलॉजी को जोड़ के कितनी हो गई, 20। ठीक है, ये तो मैं वो बता रहा हूँ बच्चों आपको जो किताब में दी है। उसके बाद हम बात कर लेंगे कौन कौन सी कम से कम याद होनी चाहिए सर। अच्छा बस एक ही और है, ठीक है भाई, एक और देख लो रे। 21 में हो जाओ भाई साफ, क्लियर। अब ठीक है, तो 21वीं कौन सी है बच्चों, जैव भूगोल। क्या है नाम, जैव भूगोल। इसी को कहते हैं हम बच्चों बायोजियोग्राफी। क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। जैव भूगोल, बायोजियोग्राफी, 3 टुकड़े, बायोजियोग्राफी। अब देखिए बच्चों, इसमें देखो जैव शब्द भी आ रहा है और दूसरा भूगोल शब्द भी आ रहा है, दोनों को मिला देना। भूगोल में क्या करते हैं, आर्ट्स में आती है भूगोल। देखिए इसमें हम भूमंडल के विभिन्न भागों जैसे जल, थल आदि में जीवों के वितरण और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। जीवों का वितरण किसमें, भूगोल में, यानी जल, थल, वायु, इनमें। तो इसमें हम भूमंडल के विभिन्न भागों जैसे जल है, थल है ना, इनमें जीवों के वितरण कैसे कैसे, कहाँ कैसे कैसे जीव पाए जाएंगे और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये तो हमारी नॉर्मल सी छोटी छोटी बच्चों क्या थी ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की। हमारे पास यहाँ पर कितनी बनाई हैं, 21 ब्रांचें अब तक हमने देखी हैं। कितनी, 21। अब देखिए बच्चों अध्ययन क्षेत्र, ध्यान से सुनेंगे अब यहाँ से।
अब यहाँ से क्या है बच्चों, अध्ययन क्षेत्र यानी बायोलॉजी जो है उसकी ब्रांचेस हमने पढ़ ली हैं, बहुत सारी ब्रांचें, 21 ब्रांच हमने देखी हैं। अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, अध्ययन क्षेत्र के बारे में, यानी जीव विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित क्षेत्रों में आवश्यक है, यानी कि बायोलॉजी जो है उसका अध्ययन कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लगभग हमारा जो है आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, कोई बात नहीं बच्चों, इस चैप्टर को पूरा ही करेंगे हम, 2 पेज तो रहे। देखिए, भोजन तथा जीव विज्ञान, मतलब जीव विज्ञान का यूज किस में करना है, भोजन में। ध्यान से सुनेंगे, मानव जीवन के लिए भोजन का अत्यधिक महत्व है। सही बात है भाई, डीजल है हमारा, पेट्रोल है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है, एनर्जी है ही नहीं, एनर्जी मिलती है भोजन से। जीव विज्ञान के अध्ययन से इस बात का ज्ञान होता है कि भोज्य पदार्थ जैसे मांस है, मछली है, अंडे हैं, दूध है, शहद है, तेल है, चर्बी है, अन्य दाल है आदि किन जीवों से मिलते हैं। पहली बात तो ये पता चलता है हमें जीव विज्ञान के अध्ययन से कि ये कहाँ से मिल रहे हैं। सही बात है भाई, सब्जी मिल रही है तो वो जल का रूपांतरण है या तने का रूपांतरण है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चर्बी मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, वसा क्या है, कैसे मिल रही है, कहाँ से प्राप्त, इन सब के बारे में जानकारी बायोलॉजी देता है। कौन देता है, बायोलॉजी। इनका अधिक मात्रा में उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है, बायोटेक्नोलॉजी लगा देंगे हम। अगर किसी चीज़ का उत्पादन बढ़ाना है तो हम बायोटेक्नोलॉजी जो है, जो अभी बड़ा जैव प्रौद्योगिकी, उसका यूज कर देते हैं। जैसे गोल्डन राइस बनाया गया है, बीटी कॉटन बनाया गया है, और दुनिया भर की बीटी बन रही है, बताएंगे टाइम टाइम पे। उदाहरण के लिए देखें तो दूध एक क्या है बच्चों, संतुलित पूर्ण आहार है। ध्यान रखें, दूध को क्या कहा जाता है, एक पूर्ण संतुलित आहार, यानी जो चाहिए आपकी बॉडी को वो दूध दे देता है। दूध में सब मिल जाएगा। दूध एक संतुलित पूर्ण आहार है जिसका अध्ययन जीव विज्ञान की पशुपालन और दुग्ध विज्ञान, पशुपालन और दुग्ध विज्ञान, इसको कहते हैं बच्चों एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। पशुपालन को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री पशुओं को पालन, और डेयरी यानी दुग्ध विज्ञान शाखाओं के अंतर्गत करते हैं किस प्रकार से पशुओं के नस्ल को ठीक करके अच्छे पशु उत्पन्न किए जा सकते हैं और जिससे अधिक मात्रा में पौष्टिक दूध और मांस का उत्पादन किया जा सकता है। अब ये बायोलॉजी की तो ब्रांच है। कौन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर वालों को डिटेल में आती है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी उद्योग है, ये सब किस में आती है बच्चों, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर किसका ही पार्ट है, बायो का। तो ये बायोलॉजी के कारण ही हमें क्या होता है, कौन सा पदार्थ किससे मिल रहा है, एनिमल हस्बेंड्री आ गई, इसी में डेयरी आ गई, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए भैया, दूसरा और तीसरा और चौथा यहीं ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये तू हट जा भाई, ले चल। दूसरा है स्वास्थ्य एवं रोग तथा जीव विज्ञान, मतलब स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना है, कैसे कैसे रोग हैं, रोग के बारे में हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो स्वास्थ्य और रोग के बारे में किसका, जीव विज्ञान का। तो देखिए, जीव विज्ञान के अध्ययन से घातक और सामान्य रोगों को फैलाने वाले परजीवियों के विषय में विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं कि ये प्राणी कहाँ रहते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं तथा इन्हें किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। जीव विज्ञान के अध्ययन से जीवों के शरीर में संरचना का ज्ञान होता है, जिससे शल्य क्रिया करके कुछ विशिष्ट रोगों को ठीक किया जा सकता है। ओ समझ गए, क्या समझे सर। जीव विज्ञान ही हमें ये बताता है कि कौन सा रोग है। पहली बात तो रोग कितने प्रकार के हैं, बायोलॉजी बताएगा। कौन से संक्रामक रोग हैं, असंक्रामक, जंतुओं के कौन से हैं, पादपों के कौन से हैं, कौन वायरस जनित है, कौन बैक्टीरिया मतलब वायरस जनित है, कौन बैक्टीरिया जनित है। इसके बाद कौन प्रोटोजोआ से हो रहा है, कौन किसके द्वारा फैलता है रोग, उसका वाहक कौन है, रोग कारक कौन है, इस सब के बारे में जानकारी कौन देगा, बायोलॉजी। प्लस ये तो देगा ही सही जानकारी किसके द्वारा फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, उनका संचरण का माध्यम क्या है, ड्रॉपलेट्स हैं या कोई स्पेशल, जैसे प्लेग फैला चूहों के कारण, है ना, स्वाइन फ्लू फैला सुअरों के कारण, तो चमगादड़ द्वारा कोरोना फैला बताया गया। तो ये सब रोग हैं, वो कैसे फैलते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करेंगे, क्या लक्षण हैं, कैसे शरीर के अंगों को या कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये सब कौन बताएगा, बायोलॉजी बताएगी। तो रोगों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने का काम कर रही है। पहला भोजन के रूप में काम बता रही है बायोलॉजी, क्या खाना है क्या नहीं खाना, किससे प्राप्त होता है। दूसरा स्वास्थ्य और रोग के बारे में जानकारी दे रहा है। तीसरा देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ है कृषि और साथ में कौन है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का ही तो अध्ययन क्षेत्र ले रहे हैं हम। अब किसके साथ लेना है, किसके रेस्पेक्ट में लेना है, कृषि के रेस्पेक्ट में, यानी एग्रीकल्चर। कृषि विज्ञान हमें कृषि के लिए लाभदायक तथा हानिकारक जंतुओं तथा परजीवियों को ज्ञान प्रदान करता है। जीव विज्ञान क्या करता है, हमें लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में, हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कौन हमारे लिए फायदेमंद है और कौन हमारे लिए नुकसानदायी है। इसके अध्ययन से कृषि को हानि पहुंचाने वाले कीट, सूत्रकृमियों, चूहों तथा अन्य नाशक जीवों के निवास, स्वभाव, रचना, जीवन चक्र आदि के बारे में क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। देखो फसल है, उसको कौन कौन से कीड़े हैं, कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके बारे में कौन बनाएगा, कौन बताएगा, बायोलॉजी। अब उनको नष्ट कैसे करें, कौन सा केमिकल डालना है, कब डालना है, खरपतवारनाशी 2,4-D 2,4,5-T आदि सब डालते हैं, कौन बताएगा, बायोलॉजी। कौन बताएगा भाई, बायोलॉजी। इन सब के बारे में बताएगा कौन, बायोलॉजी। तो किसके क्षेत्र में है ये, कृषि के क्षेत्र में।
जिसके आधार पर समय रहते इनको नियंत्रित या नष्ट करके फसलों की क्षति से बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ हम अपने मित्र जीवों को भी समझ सकते हैं। अब देखिए मित्र जीव, मित्र भाई, मित्र जीवों को भी समझते हैं, जैसे केंचुआ, केंचुए को, ये रहा भाई केंचुआ, इसको कहा जाता है किसानों का मित्र। क्या कहते हैं इसको? फ्रेंड ऑफ फार्मर, फार्मर्स फ्रेंड के नाम से इसको जाना जाता है। ये हमारा केंचुआ क्या है? दोस्त है किसानों का। क्यों है? देखिए केंचुए जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, एक तो उसकी फर्टिलिटी जो है लैंड की या सॉइल की, मिट्टी की, उस फर्टिलिटी को यानी कि उसके उपजाऊ शक्ति तो क्या करता है बच्चों? बढ़ाता है। सर्प जो चूहे को खाते हैं, ध्यान से सुनेंगे, केंचुआ हो गया। सांप जो चूहों को खाते हैं, कुछ कीट परागण में सहयोग करते हैं। अब देखो परागण क्या है, आप पढ़ोगे या 11th में, सॉरी 11th तो है ही सही है, 10th में पढ़ के आए, हाँ 10th में पढ़ के आए हो। परागण कैसे कहते हैं कि परागकण का पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना। परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। पहला कौन है? सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण। दूसरा कौन है? परपरागण। अब इनके भी टाइप होते हैं, बाद की बातें करेंगे बात। तो सांप भी क्या कराते हैं? परागण करवा देते हैं, चूहों को खाने वाले सांप। इसी प्रकार विशिष्ट कीट मानव उपयोगी जैसे रेशम, लाख, मोम, शहद आदि उत्पन्न करते हैं। ये सब कहाँ गए? बायोलॉजी हेल्प कर रही है इसमें। कौन? बायोलॉजी। आपको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं करनी, 2-2, 5-5 लाइन याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो इतना लोड नहीं लेना है। ठीक, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ कि हाँ ये है, इसका अर्थ ये है। अब किसका? उद्योग और व्यवसाय में किसका? जीव विज्ञान का रोल। देखिए जीव विज्ञान का अध्ययन विभिन्न उद्योगों और औद्योगिक उत्पादों में भी सहायक होता है। इनमें से कुछ मोती है, स्पंज है, कोरल है, चमड़ा है, शहद है, रेशम है, ऊन है, लाख है, मछली है। ये सब उद्योग के रूप में काम आ रहे हैं। जैसे मोती बनाना है तो पर्ल ओयस्टर नाम का, पर्ल ओयस्टर नाम का प्राणी पाया जाता है बच्चों समुद्रों में, पानी में, उससे मोती बनते हैं। स्पंज है, स्पंज बच्चों हम पढ़ेंगे पोरीफेरा संघ का प्राणी है। कौन से का? पोरीफेरा का। पोरीफेरा जापान में विवाह पर दिया जाता है, जापान में विवाह पर दिया जाता है। ऐसे ऐसे स्पंजेस हैं, कुछ को बात स्पंज कहते हैं। तो मतलब दुनिया भर की चीज़ें व्यवसाय बना के रखा है। क्या बना के? व्यवसाय। लेकिन कौन बता रहा है इनके बारे में? सब बायोलॉजी बता रही है। कौन बता रही है बच्चों? बायोलॉजी बता रही है। ठीक, देखिए आगे। इन उत्पादों द्वारा विभिन्न प्रकार की कीमती वस्तुओं का निर्माण होता है, जिनका प्रयोग हम दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। आज कई सारे कृषि आधारित उद्योग लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। और देखो एग्रीकल्चर से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए रोजगार भी प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है। तो बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, ये सब मिली भगत है इनकी। ठीक, मिली भगत है। क्या कह रहे हैं सब? मिली भगत। कहाँ गया रे? अगला देखो भाई, जंतुओं का संरक्षण तथा जीव विज्ञान। अब मतलब जीव विज्ञान किसमें हेल्प कर रही है? जंतु के संरक्षण, जंतु को मारने से बचा रहे हैं। अनेक लाभदायक और महत्वपूर्ण जीव जिन्हें हम प्राकृतिक परिवर्तन से विनाश का खतरा होता जा रहा है, जिन्हें तीव्र प्राकृतिक परिवर्तन से विनाश का खतरा होता जा रहा है, इन जीवों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित किया जा सकता है। देखो जंतुओं के संरक्षण, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जो लाभदायक हैं। चींटा चींटी भी जो है ना वो हमारे लिए फायदेमंद है। छोटे मोटे जीव जंतुओं को साफ सफाई का काम कर देते हैं। लगता है कि जीवाणु और कवक कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बहुत कुछ अल्टीमेट रूप से गुप्त तरीके से कर रहे हैं। किंग में करेंगे हमारे, उनके बारे में कौन क्या कर रहा है, किसका क्या रोल है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करेगी कौन? बायोलॉजी। और उनका यूज करते हुए, बायोलॉजी का यूज करते हुए और इन जीवों के महत्व को समझते हुए उनको बचाने का काम कौन करेंगे? हम करेंगे। और किसके द्वारा? जीव विज्ञान के द्वारा। कि वो क्या हेल्प कर रहा है। फिर है हमारा कृषि में महत्व। देखिए जीव विज्ञान में मानव कल्याण हेतु उपयोगी पौधों और उनके उत्पादों के बारे में व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान का कृषि में अपना विशेष महत्व है। अब बायोलॉजी का स्पेशली महत्व है किसमें? तो एग्रीकल्चर में। देखिए पहला सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। थोड़ा सा सस्य विज्ञान क्या है बच्चों? कितना हो रहा है? नहीं लेंगे। क्या है? सस्य विज्ञान। देखो भाई सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। देखो क्या है सस्य विज्ञान? ध्यान से सुनेंगे। सस्य विज्ञान नाम से होता है, सस्य यानी क्या होता है? फसल। सस्य यानी फसल। तो देखिए फसल उत्पादन आ गई एवं मृदा प्रबंध से संबंधित अध्ययन को सस्य विज्ञान कहते हैं। फल का उत्पादन और मिट्टी को कैसे मेंटेन करना है, मृदा प्रबंधन से संबंधित अध्ययन को सस्य विज्ञान कहते हैं। फसल का उत्पादन और मिट्टी की मेंटेन कैसे करना है, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान। फसल में उचित सस्य क्रियाओं को समय पर अपनाने से उत्पादन अच्छा होता है। सही बात है।
जब पानी चाहिए तो पानी देना पड़ेगा, दवाई करनी है तो दवाई करनी पड़ेगी, नाइट्रोजन डालनी है तो नाइट्रोजन का यूज़ करना, फॉस्फोरस डालनी है फॉस्फोरस, जिंक डालनी है जिंक, तभी तो उत्पादन बढ़ेगा भाई। ठीक है, ये सस्य विज्ञान है जिसमें फसलों का उत्पादन और मिट्टी को मेंटेन करने का यानी उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहे, ठीक है, इन सब का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। दूसरी है उद्यान विज्ञान, नाम इंग्लिश में याद करें हॉर्टिकल्चर। अब उद्यान में क्या होता है, फूल, तो देखो फूल फल सब्जी को उगाने और उनके विकास में प्रबंधन करने की कला को क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। किसके बारे में, फूल, फूल से क्या बनता है, फल आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनका प्रबंधन करना है, उनका मैनेजमेंट करना है, ये कई बस यही इसी को कहते हैं उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। वनस्पति विज्ञान की यह शाखा आजकल बहुत तेजी से विकास कर रही है। ये जो ब्रांच है कौन सी, हॉर्टिकल्चर। आजकल देखो फूलों का देखो बहुत सारा बिजनेस हो रहा है, फूलों का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। क्यों, पूजा पाठ में, अन्य सारे क्रियाकर्म में कौन चाहिए, फूल चाहिए, फूल चाहिए तो इसका विकास किया जा रहा है, यानी कि ये तेजी से बढ़ने वाली शाखा है, विकास हो रहा है इसका। यही कारण है कि हर परिवार तक फल और सब्जियां पहुंच पाए। कितने सारे जनसंख्या 140 करोड़, सब तक सब्जी पहुंच रही। वानिकी, इसको कहते हैं फॉरेस्ट्री, जंगल बनाओ, वनों का संरक्षण, वृक्षारोपण, वन उत्पादों का व्यवस्थित उपयोग आदि का अध्ययन इस उपशाखा में करते हैं। किसका, वनों का कैसे संरक्षण करना है, वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाने हैं, वन उत्पाद प्राप्त करना है, इनका व्यवस्थित अध्ययन करना, यही क्या है, फॉरेस्ट्री के नाम से जानी जाती है। आजकल कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री की धारणा प्रचलन में आ रही है। आजकल किसकी प्रचलन में कौन आ रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आपको याद करना है वानिकी, फॉरेस्ट्री किसके बारे में, वन, वृक्षारोपण। उद्यान विज्ञान, उद्यान में क्या लगता है, फल सब्जियां फूल। सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, फसल उत्पादन, मिट्टी की मेंटेन करना। ठीक, ओके बेटा जा भाई, आगे देखो रे भाई। कुल मिला के बात यह है बच्चों, इस चैप्टर में आपको थोड़ी सी जो है अपनी परिभाषा सुधारनी है और कुछ नहीं है। ठीक, अपनी परिभाषा सुधारनी है, क्या है क्या नहीं है, हिंदी में क्या कहते हैं प्लस इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन शब्दों को आपको फोकस में लाना, याद करना। अगला है पादप प्रजनन एवं आनुवांशिक। पादप प्रजनन को कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग और आनुवांशिक जेनेटिक्स, अभी पढ़ के हैं जेनेटिक्स। तो पादप प्रजनन, अब देखो बहुत सारे पौधों में प्रजनन की जरूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, प्रजनन। जैसे भारत का गेहूँ था, बोना था, गेहूँ कम लग रहे थे बाली में, लाए संग्रहण कराया, उत्पादन बढ़ा दिया हरित क्रांति में। तो देखिए वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। ये हमें पता है, आनुवंशिकी किसे कहते हैं, वंशागति का और विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवंशिकी। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को। पौधे के जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप में ऐसे परिवर्तन करना जो मानव के लिए और अधिक उपयोगी हो, पादप प्रजनन है। बस पादप प्रजनन क्या है, पौधे का जो जीनोटाइप है यानी कि आनुवंशिक पदार्थ है, उसमें ऐसे जीन जोड़ें जो फायदा पहुंचाए। क्या पहुंचाए, फायदा। तो देखिए पौधे के जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप में ऐसे परिवर्तन करना जो मानव के लिए और अधिक उपयोगी और फायदा। आदमी है, आदमी फायदा ही सोचता है। नई नई किस्मों का विकास करना इस शाखा का मुख्य उद्देश्य है। प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, नई नई क्या करना, नई नई किस्मों का विकास करना। हम देख रहे हैं लगातार नई नई किस्में, चाहे गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा हो, सबकी नई नई किस्मों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात गेहूं और चावल की बोनी किस्मों के आधार पर ही हुआ था। आगे लाइन बोनी किस्में थी, उत्पादन कम था, समस्या थी, उत्पादन बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, ब्राज़ील गए, कहाँ गए, ब्राज़ील, संकलन कराया वहाँ के गेहूं से। तो भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात गेहूं और चावल की बोनी किस्मों के आधार पर ही हुआ था। परिणाम स्वरूप देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सका है। हरित क्रांति के कारण 3 गुनी हमारी जो फसल उत्पादन थी वो 3 गुना वृद्धि हो गई थी फसल उत्पादन में। कितने गुना बच्चों, 3 गुना। देखिए अगर 1 टन निकल रही है तो 3 टन निकल रही है। ठीक, अगला है पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। पादप में रोग होगा, उसका अध्ययन करना है, कैसे बचें, कैसे हैं, क्या लक्षण आएंगे जो है। फसली पादपों, फलों और सब्जियों में होने वाले विकारों या रोगों का अध्ययन, कारण और उनकी रोकथाम का ज्ञान जो है वो पादप रोग विज्ञान में किया जाता है। यानी एग्रीकल्चर की या बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें पौधों में लगने वाले रोग, कारण, रोगजनक लक्षण और उनकी रोकथाम का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी कहलाती है। स्वस्थ पौधे ही अधिकतम उत्पादन दे सकते, सही बात है। देसी किस्मों की तुलना में अधिक उपज देने वाली किस्मों पर बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। देसी तो हमारी देसी हैं, नशा चलता है, देशियों को रोग नहीं लगता, लेकिन विदेशी और जो ज़्यादा फसल उत्पादन करती हैं उनमें प्रकोप यानी बीमारियां भी ज़्यादा लगती हैं। पर्यावरण प्रदूषण के खतरों को देखते हुए फसलों पर दबाव का अनावश्यक छिड़काव भी नहीं होना चाहिए। एक तो फुकड़ में फसल टनने बढ़िया हो रही है, ले केमिकल और लह केमिकल, ले
फाइनली कहाँ पहुँचते हैं, अपने अंदर ले, तू भी ले भाई, तू ही डाल रहा है, तू ही खा, तू ही मर। इन सब बातों के लिए पादप रोग विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। पता चलना चाहिए पादप रोग विज्ञान कौन सा कीड़ा लग रहा है, क्या लक्षण है। एक तो हम रोग कुछ और है, दवाई कुछ और कर रहे हैं। मारनी हिल्ली थी, मर पौधा गया, हो गया सत्यानाश, गरीबी में गीला आटा है। भेषज विज्ञान इसको कहते हैं बच्चों। फार्मेको क्या लिखा रे, फार्मेकोनॉक्सी, वाह, भेषज विज्ञान। औषधीय महत्व, भेषज क्या होता है बच्चों, भेषज पता लगाना है रोगों का। औषधीय महत्व के पौधों का अध्ययन भेषज विज्ञान कहलाता है। औषधीय महत्व यानी कि ऐसे पौधे जिनमें भेषजीय गुण हों, यानी जिनका ट्रीटमेंट के यूज में, मतलब ट्रीटमेंट किया जा सके, जिनका यूज करके हम हमारा उपचार कर सकें। औषधीय महत्व के पौधों का अध्ययन भेषज विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, भेषज विज्ञान। फार्मेकोग्नोसी, पादपों की सही पहचान कर उनका विभिन्न रोगों के निवारण में उपयोग करना इसकी खास बात है। इसका पादप का पता लगाना, तो ये क्या संजीवनी बूटी, बस यही पता लगाना, सही है ना। अब अगर संजीवनी बूटी है तो उसका यूज करना है और बीमारियों से छुटकारा पाना, सही बात है भाई। पेज हो गया ये तो, चल भाई अभी तो यार काफ़ी है रे, 45 मिनट का तो हो गया भाई। देखो कोई बात नहीं, एक पार्ट भी तो है, पढ़ना तो पड़ेगा दादा। उपशाखाओं में सम्मिलित है। कृषि में आजकल औषधीय पादपों जैसे इसबगोल, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा आदि की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आजकल ये औषधीय महत्व, जिनका औषधिक महत्व है, उन पौधों का यूज किया जाता है। इसबगोल का, सफ़ेद मूसली का, अश्वगंधा का। अब देखिए यहाँ पर है सजीव और निर्जीव में अंतर। किस में अंतर है बच्चों, सजीव और निर्जीव में अंतर, यानी लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर। अब यहाँ से और ध्यान से देंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्या नाम है, सजीव और निर्जीव में अंतर। ध्यान से सुनिए, जीव द्रव्य पहला अंतर हम ले रहे हैं जीव द्रव्य के आधार पर, और जीव द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य कोशिका है, ये क्या है बच्चों, कोशिका। ये इसमें क्या होता है, केंद्रक। ठीक, देखो एक नाम आपने सुना होगा जीव द्रव्य, एक नाम सुना होगा आपने कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। एक नाम सुना होगा आपने केंद्रक द्रव्य, कौन सा, केंद्रक द्रव्य। और एक और नाम सुना होगा आपने कोशिका रस, कोशिका रस। ठीक, जीव द्रव्य को तो कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं बच्चों, ठीक है। कोशिका द्रव्य को कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य को कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। और कोशिका रस को कहते हैं सेल सैप, सेल एसिपिए, हट जा भाई, सेल सैप। ध्यान से सुनेंगे, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक के बाहर जो द्रव्य मिलता है कोशिका के अंदर, लेकिन केंद्रक के बाहर, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब ध्यान से सुने, यहाँ जो द्रव्य मिलेगा वो कोशिका द्रव्य है, ठीक। यहाँ जो द्रव्य मिलेगा वो केंद्रक द्रव्य है। ये वाला और ये वाला दोनों मिलाकर कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य दोनों मिलाकर जीव द्रव्य। ओके, ठीक बच्चों। तो पहला तो हम किसके आधार पर देख रहे हैं, जीव द्रव्य के आधार पर। देखिए प्रोटोप्लाज्म, कोशिका में जीवित तरल, कोशिका में जो जीवित तरल पाया जाता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। मतलब दो द्रव्य इसमें शामिल हो गए, एक तो कौन, कोशिका द्रव्य, और एक कौन सा, केंद्रक द्रव्य। यह सजीवों में समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न करता है। यानी कि सजीव में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, श्वसन, पाचन, सब कोशिका में, कोशिका द्रव्य में या कहते हैं जीव द्रव्य में होती है, और निर्जीवों में यह अनुपस्थित होता है। तो पहला गुण क्या है, क्लियर है, तो कलर बेटा चेंज कर लेते विद। देखो भाई पहला क्या है, प्रोटोप्लाज्म। पहला कैरेक्टर ले रहे हैं हम प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर ले रहे हैं हम लिविंग, और यहाँ पर ले लेते हैं हम नॉन लिविंग यानी निर्जीव। लिविंग बोले तो सजीव, और नॉन लिविंग बोले तो निर्जीव। लिविंग बोले तो सजीव, नॉन लिविंग बोले तो निर्जीव। प्रोटोप्लाज्म सजीव में पाया जाता है, जबकि नॉन लिविंग में यानी निर्जीव में नहीं पाया जाता है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सजीव तरल को क्या कहते हैं, हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। सारी कोशिकाएं जो हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म में ही ये सारी क्रियाएं होती हैं, चाहे कोई सी भी क्रिया हो, पाचन हो, श्वसन हो, ठीक है।
तो निर्जीवों में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, जबकि सजीवों में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हम कह सकते हैं कोशिकीय संगठन। ये तो पहला कैरेक्टर था, ये दूसरा कैरेक्टर है। ठीक, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोशिकीय संगठन। ध्यान से सुनो, कोशिकीय संगठन का मतलब होता है किसमें कोशिका है और किसमें कोशिका नहीं है, और कोशिका हैं तो कितनी है। मतलब सजीव जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दो प्रकार के होंगे, एक कोशिका से अगर हैं तो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, और अगर बहुत सारी कोशिकाएं उसमें हैं तो उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए, प्रत्येक जीव कोशिकाओं का बना होता है, सही बात है। ये कोशिकाएं शरीर की संरचनात्मक इकाइयां हैं जो जीव द्रव्य की संगठित संहितियां होती है। कोई दिक्कत नहीं है, आप तो कोशिका याद रखो। कोशिका क्या है? सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी क्या है? सेल। कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं, अंगों से तंत्र बनता है, तंत्र मिलकर शरीर बनाते हैं। और निर्जीवों में यह कोशिकीय संगठन नहीं होता। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हम कह सकते हैं सेल्स जो है वो सजीवों में पाई जाती हैं, जबकि ये सेल्स जो है वो निर्जीवों में अनुपस्थित होती है। वृद्धि, भैया ध्यान से सुनेंगे, ग्रोथ कौन करता है? अच्छा लगा भाई इसमें। तीसरी GROWTH ग्रोथ, ग्रोथ यानी वृद्धि। ध्यान से सुनें, वृद्धि सजीव करते हैं, साइज बढ़ती है, सजीव भी बढ़ता है, लेकिन निर्जीव भी बढ़ सकता है। निर्जीव भी बढ़ सकता है, जैसे रेत का टीला। रेत का टीला निर्जीव है, उसके ऊपर और जमती गई जमती गई जमती गई, साइज बढ़ रही है, बढ़ रही है नहीं, तो निर्जीव में भी वृद्धि हो सकती है, लेकिन सजीव की जैसे नहीं, क्योंकि सजीव में अंदर से फीलिंग आती है, अंदर से वृद्धि होती है। अपना शरीर चिल्लू पिल्लू थे, अब बड़े हो गए, कहाँ से आई? अंदर से। रेत का टीला के अंदर से बड़ा होगा? नहीं, बाहर से। तो सजीवों में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक भागों से यानी अंदर वाले पार्ट से शुरू होती है, बाहर की ओर दिखाई देगी। लेकिन जो निर्जीव पदार्थ हैं उनमें बाहर से वृद्धि होती है, अंदर से कोई वृद्धि नहीं होती। तो देखिए, अब यहाँ ये लाइन नहीं हो सकती मुझे लगता है, लेकिन जो बायोलॉजी है हमारी 11th की, उसमें पहले चैप्टर में ये लाइन है। तो जीव में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या, द्रव्यमान और आयतन बढ़ने से होने वाली स्थायी प्रक्रिया वृद्धि कहलाती है। कैसे कहते हैं? जीव में कोशिकाएं हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, उनका मास यानी कि द्रव्यमान यानी कि वजन बढ़ रहा है, और उनका आयतन बढ़ रहा है, स्थान भी तो घेरेंगी। तो संख्या, द्रव्यमान और आयतन बढ़ने से होने वाली स्थायी प्रक्रिया है वृद्धि। क्या है? स्थायी प्रक्रिया। एक बार वृद्धि हो गई, घटेगी नहीं। ध्यान रखें, बुढ़ापे में ऐसा हो सकता है, लेकिन स्थायी प्रक्रिया वृद्धि कहलाती है। यह भी सजीवों का एक लक्षण है। निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि नहीं होती। अब मैं ये नहीं कह रहा कि निर्जीवों में वृद्धि होती नहीं है, इस प्रकार की नहीं होती। तो ध्यान से सुनिए, ग्रोथ होती है, इसमें हम लिख सकते हैं आंतरिक। एक थोड़ा सा ऐड कर लेना भाई, आंतरिक भागों से वृद्धि होती है, और इसमें भी होती है, लेकिन केवल कैसी? बाह्य। कैसी? बाहर से हो सकती है। जैसे मैंने कहा अभी, रेत का टीला, साइज उसकी बढ़ती है, ऊपर अगर उस पर और अधिक मात्रा में रेत आकर जमा होगी तो उस रेत के टीले की साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। लेकिन क्या वो अंदर से आई है? नहीं। तो वृद्धि तो हो रही है, लेकिन अंदर से नहीं हो रही। ठीक, अब तुम्हारी किताब के अनुसार मैं इसको कह सकता हूँ कि वृद्धि नहीं होती निर्जीवों में। ठीक, लेकिन अपनी कौन सी दादा हो, मेरी बता रहा हूँ मैं। 11th जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 1 कहता है ये जो मैंने आपको लिखा है। ठीक है, चौथा कैरेक्टर क्या है? उपापचय, मेटाबॉलिज्म। ये कलर विजिबल है कि बच्चों? उपापचय, मेटाबॉलिज्म। ध्यान से सुनेंगे, हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रिया होती है क्या है? एक तो होती है एनाबॉलिक और एक होती है कैटाबॉलिक। एक एनाबॉलिक यानी जिसमें पदार्थ बनते हैं, छोटे छोटे पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, एनाबॉलिक। और कैटाबॉलिक वो है जिसमें बड़ा पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है। तो देखो, सजीवों में उपापचय, देखो सजीवों में होती है और निर्जीवों में नहीं होती, एक ही बात है। सजीवों में उपापचय एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। उपापचय के दो पहलू होते हैं, एक तो होते हैं एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म अपचय है और उपचय एनाबॉलिज्म है। उपचय में जीव द्रव्य के जटिल संघटकों का संश्लेषण होता है और किससे? अपेक्षाकृत सरल पदार्थों से होता है। अभी मैंने बता दी, चीज़ बन रही हैं तो उसको कहते हैं हम एनाबॉलिज्म, और चीज़ें टूट रही हैं इसको कहते हैं हम कैटाबॉलिज्म। अब अपचय की बात करते हैं। अपचय में जीव द्रव्य में जटिल पदार्थों का विखंडन सरल इकाइयों में होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा सजीवों के विभिन्न जैव क्रियाओं को बनाए रखने में
रखती है। उपापचय से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन आदि क्रियाओं का घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि अब इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, काम की चीज़ है। कहाँ गया? उपापचय से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन क्रियाओं का घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि उपापचय सजीवों की जीव द्रव्य में होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया है, अतः इस क्रिया को जीवन की कुंजी कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो। क्या है ये? यहीं से उपापचय से पोषण, श्वसन, उत्सर्जन क्रियाओं का घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि उपापचय सजीवों की जीव द्रव्य में होने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है जो जीवन की कुंजी कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, और ध्यान से सुनेंगे। यही क्रिया किसमें होनी है? सजीवों में होती है, लेकिन ये निर्जीवों में नहीं होती। अगला है जनन, 5वां जनन, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन। अब देखो, सजीव जनन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या निर्जीव करते हैं? नहीं। निर्जीव करते हैं क्या? नहीं। क्या सर एक मोबाइल है आज, आप जिससे शूट कर रहे हैं, कल तो हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। देखो जनन कौन करता है? ये करते हैं, लेकिन ये नहीं करते। लेकिन कुछ शर्तें हैं इसमें भी। जनन वो है जिसमें एक जो जीव है, दो जीव मिलकर, नर और मादा मिलकर एक ऐसे जीव को उत्पन्न कर सके जो खुद कैसा हो, जनन सम। लेकिन खच्चर जनन नहीं कर पाता, खच्चर जनन नहीं कर पाता। देखिए, हाल फिलहाल इतना डिटेल नहीं है यहाँ पर। जनन सजीव के शरीर में पाई जाने वाली एक अद्भुत क्षमता है, जिसके द्वारा जीव स्वयं को व स्वयं की जाति को बचाए रखता है, लेकिन निर्जीव में इस प्रकार की कोई संतुलन नहीं होती। मतलब जनन सजीवों का लक्षण है, लेकिन किसका नहीं है? निर्जीवों का लक्षण। ओके। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल जो है, सभी जीवधारी एक निश्चित जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, अर्थात वे पैदा होते हैं, वृद्धि करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं और अंत में मर जाते हैं। निर्जीव में इस प्रकार का कोई जीवन चक्र नहीं होता है। तो अगला है बच्चों छठा, लाइफ साइकिल। सजीव बनते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, एंड में मर जाते हैं। सब कुछ छोड़ के, आंधो पैसा 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 सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। इंसान है, पैसा पैसा पैसा। लाइफ साइकिल किसकी होती है? सजीवों की होती है, लेकिन निर्जीवों की कोई लाइफ साइकिल नहीं होती। रेत है टीला, आज उधर कल उधर, कोई मरण है ही नहीं उसका। ना तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, ना ही उसका डेट ऑफ डेथ है। नहीं मरे हमारे, ठीक है भाई। इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं ये भाई, ये डर जा भाई, ये नहीं मानेगा आज, अब मानेगा। ऊपर ही मिटाई देता हूँ। देखो रे भाई, दोबारा देखो आप तो। जीवन चक्र तो हट, जीवन चक्र हो गया। अब देखो उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी। क्या कहते हैं? इरिटेबिलिटी। देखो उत्तेजनशीलता, हम किसी चीज़ को देखकर उत्तेजित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो सजीवों में पाया जाता है, लेकिन निर्जीवों में नहीं होता। सजीव अपने वातावरण की हर घटना से प्रभावित होकर उसकी प्रतिक्रिया करता है। इन बाह्य उद्दीपना करते हैं, शरीर के भीतर भी उद्दीपना अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, जैसे भूख लगने पर या मुख में खाद्य जाने पर लार आना ऑटोमेटिक होती है। अचार दिख जाए तुम्हें तो लार टपका जाए। यह सजीवों को तकनीकी रूप से जटिलतम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। निर्जीव किसी भी प्रकार की वातावरण हो उद्दीपन के प्रति स्वयं क्या करते हैं? क्रिया नहीं करते हैं। तो क्या है बच्चों उत्तेजनशीलता। उत्तेजनता पाई जाती है और निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। ओके, लास्ट एंड फाइनल की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, खत्म हो चुका है बच्चों पाठ। यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है बच्चों? ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। पहले चैप्टर की हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में बात की है, और लगभग 1 घंटे का टाइम होने वाला है। इसके बाद मैं थोड़ा सा अभी बता ही देता हूँ आपको कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, या महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानकारी कर लें कि जीव विज्ञान जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन जिसमें किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन, और देखो ये लाइन वहाँ नहीं है किताब में, लेकिन यहाँ देखो हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। ये अच्छी लाइन है, कंपटीशन एग्जाम में ये कई बार लाइन आती है कि जीवन का भौतिक आधार किसे और किसने कहा है? हक्सले ने। किसने? हक्सले ने। और किसको? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है। वहाँ नहीं है, यहाँ है। कोशिकाएं शरीर की रचनात्मक इकाइयां हैं जो जीव द्रव्य की संगठित संहतियां होंगी। अनुकूलन सजीव का प्रमुख लक्षण है, जिसके कारण प्राणियों में भ्रामक रंजन, सादृश्य, पारदर्शिता और संरक्षित रंजन छोड़ो, ये भेषज विज्ञान कह ही लिया, ठीक है। ये भी हमारे, अच्छा ये है, इसमें एक परिभाषा छुपी हुई है बच्चों, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग 12th में है वैसे।
एक पौधे में वांछित गुण यानी कि जीन को ढूंढकर उसे उपयुक्त तकनीकों से अलग करके और किसी वाहक साधन से जोड़कर जैसे जीवाणु या अन्य माध्यम द्वारा जोड़कर दूसरे पौधे में स्थापित करने की तकनीक को आनुवंशिक अभियांत्रिकी। मैं समझा देता हूँ आपको क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है, क्या बोला है इसमें। ठीक है, ये तो 12th में, 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी और 12th बायोलॉजी में भी है, दोनों बायो में है। दोबारा सुने, क्या नाम आया है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी जिसे कहते हैं इंग्लिश में जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। हो जेनेटिक जीनोटाइप में, जीनोटाइप में इंजीनियरिंग, काट छांट, काटना, हट, काट और छांट। सुने ध्यान से, मुझे पता चल गया कि भैया एक ऐसा कोई प्राणी है, इसमें एक खतरनाक जीन है, बहुत अच्छा जीन है, लाभदायी हो सकता है। मान लो मेरी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन जो है वो बनना कम हो गया। क्या हो गया? कम इंसुलिन। अब मुझे उसको चेंज करना है, ठीक है। या फिर मैं कह दूं इसमें ये कोई जीव है, इसमें विटामिन ए बनाने का जीन है। क्या है? विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में बनाने का जीन है। तो मैं क्या करूँगा? इस जीन को ऐसे निकालूंगा। आने दो भाई, तेरे पास विटामिन ए बनाने का जीन है, इसको मुझे दे दो और मैं किसी दूसरे ऐसे पौधे में डाल दूंगा। और जब इस पौधे में डालेंगे और वहाँ अब कैसे डालना है, बात की बात है, वो वाहक में जोड़ा जाता है, तब इसको इधर डाला जाता है। अब मुझे तो जैसे ही जीन मिल गया कि इसमें विटामिन ए बनाने वाला जीन ज़्यादा है, अच्छा है, उसको मैं किसी दूसरे पौधे में या उसकी कोशिकाओं में डालकर ऐसा पौधा विकसित करवा दूंगा ताकि अब वो क्या है, विटामिन ए का निर्माण करेगा। और ऐसा ही पौधा बनवाया भी गया था जिसका नाम है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, सुनहरे चावल जो है, गोल्डन राइस वो है, वो विटामिन ए का क्या करते हैं? भरपूर मात्रा में उत्पादन करते हैं। और जो जीरोफ्थैल्मिया रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है, वो रोग जो है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहाँ है? मुख्यतः 12th बायो में है और 12th ही एग्रीकल्चर बायो में है। ठीक है, दोनों बायो में। यह बात नहीं करेंगे ज़्यादा, वही बात करेंगे 12th में। अभी तो आपको मात्र नाम याद करना है, लेकिन हाँ ये है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप अपने नोट्स में मेंशन जरूर कर लें, वहाँ इनको लिख जरूर लें। ठीक, अब क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत आ रही है आपको? कुछ ही है? ठीक है, 3 ही है। देखो भाई, भेषज विज्ञान किससे संबंधित है? क्या कृषि महत्व से है? भेषज विज्ञान नहीं है सर। औषधीय पौधों के महत्व से है? सही है सर। भेषज विज्ञान किससे है? औषधीय पौधों के महत्व से। ठीक, जैव प्रौद्योगिकी संबंधित है कि जंतु से है? जैव प्रौद्योगिकी। दूसरा ये नहीं आएगा। दूसरा रसायन उत्पादन से है? नहीं है, बस रसायन बना तो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इन देखो जंतु से संबंधित है, बिल्कुल है। क्या रसायन उत्पादन से संबंधित है? बिल्कुल बना सकते हैं, केमिकल्स बनाए भी हैं। लेकिन इन तीनों चारों में से सबसे बेहतरीन आंसर कौन है वो देखना है यहाँ पर। वर्गीय से यानी टैक्सोनॉमी से कोई संबंध नहीं है, सूक्ष्म जीवों और उनकी उपयोगी प्रौद्योगिकी से। तो ये इनमें सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर है। जंतु से संबंधित है बिल्कुल। किससे संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। केंद्रक संलयन करके डॉली भेड़ बनाई गई है, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा है। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे बेस्ट जो आंसर है वो कौन है? से, इसलिए आंसर ये जाएगा। ठीक, मेरी नज़र में। ठीक, जीव विज्ञान को परिभाषित कीजिए। याद ही है, सजीवों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान। सस्य फसल उत्पादन और मिट्टी की मेंटेन करने की जो जीव विज्ञान की शाखा है उसको क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान। पादप रोग विज्ञान, पादपों में होने वाले रोग, लक्षण, रोग कारक और उनके निदान या उपचार के तरीके जिसके देखे जाते हैं, पादप रोग विज्ञान कहलाती है। सजीव व निर्जीव में निम्न आधारों पर वृद्धि सजीव में होती है, निर्जीव में नहीं होती। उपापचय होता है, नहीं होता। मेटाबॉलिज्म, उत्तेजनशीलता सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। ठीक, जीव विज्ञान से क्या तात्पर्य है? ये परिभाषा है। इसके कौन कौन से अध्ययन क्षेत्र हैं? 5 पढ़े हैं हमने अभी। निम्न पर टिप्पणी कीजिए। कृषि और जीव विज्ञान, कृषि और जीव विज्ञान का क्या रिलेशन है वो बताना है, और उद्योग और जीव विज्ञान में क्या रिलेशन है वो आपको इसमें बताना है। तो बच्चों अब तो नहीं है भाई, देख लेते हैं एक बार। पार्ट हो गया? अच्छा और भी है भाई, डट जाओ भाई, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और देख रहे हैं। नीचे आ देखो। अच्छा आंसर यहाँ भी है भी सही। ठीक, पहले में वही भरा था क्या अपन ने? पहले में क्या भरा था भाई? और ठीक है वही भरा था। ठीक, और इसमें सही है। ठीक, जीव विज्ञान से आप क्या समझते हैं? वही है
विभिन्न शाखाओं वर्णन सब कर दोगे। सजीव निर्जीव में अंतर, उपचय अपचय हो, दोनों को मिलाकर कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में लिखा तो अपचय, और जीव विज्ञान का कृषि में महत्व। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आंसर हो गए। इसके बाद हम अगला चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, सेल एंड सेल बायोलॉजी। देखिए बच्चों, ये तो हमारा चैप्टर नंबर 1। एक वीडियो में 1 घंटे में एक पूरा चैप्टर फिनिश समझाने की कोशिश की है। मैं फिर से कह देता हूँ, आपको जो इंग्लिश टर्म है बच्चों, इंग्लिश टर्म जो है एक दिन में आपको याद नहीं होने वाली है। आप जब इनका बार बार रिवीजन करोगे, बार बार इनको पढ़ के देखोगे, आपको गारंटी से याद हो जाएगी। आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आप इंग्लिश टर्म याद करेंगे लेकिन स्लो आराम से, 1 2 2 3 3 जो है 5 ले सकते हो। एक दिन में 5 याद करें, 4-5 दिन में पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। एक दिन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें भी याद नहीं होती थी, अब लेकिन याद है। ठीक है, लेकिन सब कुछ याद है कि नहीं, पढ़ना पड़ता है अभी बार बार। तो ये था बच्चों हमारा एग्रीकल्चर 11th जो है उसकी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। इसके बाद मिलते हैं हम किसी अन्य चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय श्री राम।